Hello and welcome to an academy. Let's crack UPSC CSC हिंदी. How are you all? कैसे हैं आप लोग? This is me चंचल कुमार शर्मा और आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में प्राचीन भारत के इतिहास की 11th की NCERT राम शरण शर्मा की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है. कल हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन भारत के स्रोतों के बारे में कि किन स्रोतों के बारे में हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं. इसमें हमने बात की थी अवशेषों की जो खुदाई से निकले, इसके अलावा सिक्के, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियाँ और इन सब के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे. अब आज का जो ये सेशन है हमारा, ये है स्टोन एज. आप सभी ने पाषाण काल या जो है स्टोन एज के बारे में सुना होगा. इसे प्रस्तर युग भी कहा जाता है. ठीक है, प्रस्तर युग जो है वो आधुनिक रूप से अगर हम समझें तो सबसे पहले जब मानव आया था और मानव के उत्पत्ति के बाद जब वो शिकार आदि करके अपना पेट भरता था, तब प्रायः वो पत्थर के हथियारों का, औजारों का प्रयोग करता था. इस युग को पाषाण काल के नाम से या स्टोन एज के नाम से जानते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, माई सेल्फ चंचल कुमार शर्मा. और यदि आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो CKLIV रेफरल कोड को यूज़ कीजिए. CKLIV रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा. मेरे साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी. इम्पॉर्टेंट नोट्स, UPSC की एग्ज़ाम के लिए हैंड रिटन इम्पॉर्टेंट नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे सभी सब्जेक्ट के. फिर बायलिंगुअल भी आप लोगों को जो भी पढ़ना चाहते हैं, मैं बायलिंगुअल भी पढ़ाता हूँ और आप लोगों के लिए सिलेक्शन तक, लास्ट तक एज अ मेंटर मैं आपको गाइड करता हूँ. तो CKLIV रेफरल कोड को यूज़ करिए जब भी अनअकैडमी ज्वाइन करना हो. 1 साल का सब्सक्रिप्शन 44,000 में अवेलेबल है और 2 साल का 64,000 में. बट इफ़ यू यूज़ दिस रेफरल कोड, CKLIV रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 और 2 साल का 57,600 में अवेलेबल होगा. इसके साथ में आप लोगों को पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी अवेलेबल होगी. इसमें आप लोगों को जितना भी UPSC में प्रीलिम्स में चाहे GS हो, CSET हो, मेंस में पेपर 1, 2, 3, 4, एथिक्स के पेपर तक, उसके अलावा ऐसे के पेपर में, ऑप्शनल पेपर में, हिंदी इंग्लिश की क्वालिफाइंग में, सब की कंप्लीट तैयारी आपको अवेलेबल होगी, वो भी इंडिया के टॉप एडुकेटर से. तो एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसा है कि अगर आप किसी भी एडुकेटर का रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको सभी एडुकेटर्स की क्लासेस अवेलेबल होंगी. ठीक है, लाइव क्लासेस. तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पिछले सेशन में भी हम लोग बात कर रहे थे भारत में किस प्रकार से सभ्यता का उदय हुआ, और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे प्रस्तर युग, जिसको आदिम मानव का युग भी कहा जाता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मानव की उत्पत्ति हुई और कैसे उसका इतिहास आगे बढ़ा धीरे धीरे. तो सबसे पहले तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं. एक है जो प्रागैतिहासिक काल है, प्राक धन ऐतिहासिक मतलब पहले वाला. फिर आद्य ऐतिहासिक, जिसमें मानव के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके. और तीसरा है ऐतिहासिक काल कि जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और हम पढ़ने में उनको सक्षम भी हैं. तो इसको 3 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं. प्रागैतिहासिक काल वो है कि जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब तब का मानव लिखना नहीं जानता था और इस साक्ष्य के, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब लिखित रूप से कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है. जैसे स्टोन एज, पाषाण काल जो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पाषाण काल किस में आता है? पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, इसमें आएगा. फिर जो आद्य ऐतिहासिक है, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, मतलब तब मानव लिखना जानता था. जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है, आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, मतलब कि उस समय का मानव लिखना पढ़ना तो जानता था. इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल. ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं. और ये जो काल है ये पुरातात्विक और साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है. मतलब इसमें हमें बहुत सारा लिखित में
काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन हम उसे पढ़ भी सकते हैं, परंतु उसमें बहुत सारा विदेशी जो यात्री वगैरह हमारे यहाँ पर आए उनके वर्णन पर निर्भर करता है। आगे समझ में? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं, पाषाण काल। वो काल जब मानव पत्थर के औजारों का, हथियारों का प्रयोग करता था। इस काल का मानव शुरुआत में, जब ये पाषाण काल शुरू होता है, तब शिकार करने पर पूरी तरीके से निर्भर था। वो बहुत कम अपने भोजन के लिए जुटा पाता था। वो यहाँ से वहाँ घुमंतू की तरह घूमता रहता था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास होता गया तो मानव धीरे धीरे पशुपालन करने लगा, फिर कृषि करने लगा, और कृषि करने के बाद वो स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा। तो ऐसे एक सीक्वेंस में इसको हम लोग समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाषाण काल या स्टोन एज है, और इस स्टोन एज को भी आप 3 भागों में बांट सकते हो। 3 भाग कौन से? सबसे पहले पुरा पाषाण काल, जिसको पेलियोलिथिक एज बोलेंगे। दूसरा मध्य पाषाण काल, इसको मीसोलिथिक एज कहा जाता है। और नव पाषाण काल, इसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। तो ऐसे आप पूरा पाषाण से फिर मध्य पाषाण में आए और फिर नव पाषाण में आए। तो हमारा पूरा स्टोन एज 3 भागों में हम बांट सकते हैं। उसमें भी ये जो पूरा पाषाण है, पेलियोलिथिक है, इसके भी 3 भाग होंगे। एक होगा लोअर पेलियोलिथिक, ठीक है, मतलब निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा, ये 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य या मिडिल पेलियोलिथिक, मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 साल पूर्व के बीच में। और उच्च पुरा पाषाण काल जो कि 40,000 से 10,000, ठीक है, साल पहले तक माना जाता है, अपर पेलियोलिथिक। तो हमारा जो स्टोन एज है उसको हमने 3 भागों में बांट लिया। कौन कौन सा? पहला पेलियोलिथिक, उसके भी 3 भाग हो गए, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। फिर पेलियोलिथिक के बाद में मेसोलिथिक, जिसको मध्य पाषाण काल बोला गया, और तीसरा नियोलिथिक, नवपाषाण। ये क्यों बांटा गया? ऐसे बांटने से क्या फायदा है, या अलग अलग क्यों है ये? क्योंकि धीरे धीरे मानव के हथियारों में, ठीक है, उसके रहन सहन के स्तर में, उसकी जितनी आदतें, उसकी जो दिनचर्या है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। और इस प्रकार से हमें 3 स्टोन एज दिखाई देती। समझ में आ गया? कोई भी, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। ये जो पूरा के पूरा एरा है, तो इसको एकदम सीधे सीधे समझो, एकदम सिंपल तरीके से, कि मानो कि आज से हम लोग लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हमारा आधुनिक मानव आया, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस के नाम सुना होगा आपने। ये जो होमो सेपियंस था, ये हमारी और आपकी तरह टेक्निकल नहीं था, ना ही इसका कोई घर था। तब ये जंगलों में ही रहा करता था, ठीक है, और जो भी जानवर या जो भी इसको मिल जाया करता था वो ये खा लिया करता था। तो उस समय के मानव को अगर मान लीजिए शिकार करना हो, तो उसके पास में तीर कमान तो नहीं होगा, उसके पास में बंदूक भी नहीं होगी, तो वो शिकार कैसे करेगा? सीधी सी बात है कि पत्थरों से वो शिकार करेगा, ठीक है। तो इसीलिए उस मानव को और उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरा को, उस एरा को पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं। बात समझ में आई? यही पाषाण काल या प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें की जो पत्थर का औजार हुआ करता था, वो औजार धीरे धीरे परिवर्तित होता गया, उसके आकार और उसमें परिवर्तन होता गया, और धीरे धीरे सुधार होता गया। समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन होता है, और इतिहास पूरा परिवर्तन पर ही टिका हुआ है। तो उसमें परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे मानव के औजार, हथियार जो थे, उसमें परिवर्तन हुआ। अब वो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में था, अब धीरे धीरे वो हथियार भी सुधरते गए। अब वो पशुपालन करने लगा, ठीक है, आखेट के साथ साथ खाद्य संग्राहक होने लगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं जानवर पालने लगा, फिर धीरे धीरे वो कृषि करने लगा, तो खाद्य उत्पादक बन गया। तो खाद्य संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादक तक की वो यात्रा जो है हमारी, वो ही पाषाण काल है। एक ऐसा समय कि जब मानव घूमते घूमते शिला कंदराओं में, गुफाओं में रहते रहते स्थायी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा।
फिर उसका अपना एक घर होने लगा। पहले उसका घर नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे उसका एक घर होने लगा, भूमि पर खेती करने लगा, ये सब कुछ धीरे धीरे आने लगा। तो इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना। पूरा पाषाण मतलब सबसे पहले वाला पाषाण काल, उसके बाद एक बीच वाला पाषाण काल और एक बार फिर नया पाषाण काल है। ठीक है, इसी को हम लोग 3 भागों में बांट लिए। अब एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का इतिहास 400 करोड़ वर्ष से भी पुराना है। ठीक है, पृथ्वी की आयु आपको पता है कि वो 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, पहले सौरमंडल का जो उद्भव हुआ था तो 400 करोड़ साल से पहले की लगभग हमारी पृथ्वी का इतिहास है। और अपने विकास के दौरान वो 4 अवस्थाओं से गुजरी है। और इसमें से आप सभी जानते हैं कि चौथी अवस्था को क्वार्टनरी कहा जाता है। ये जो चौथी अवस्था है इसमें 2 भाग हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 भाग मिलेंगे। एक भाग जो है वो था प्लीस्टोसीन, और दूसरा होलोसीन। अगर आपने जियोग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ी होगी पृथ्वी की तो आप देख सकते हैं कि 2 भागों में बांटा जाता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ये जो प्लीस्टोसीन काल है ना, ये प्लीस्टोसीन काल को हम लोग आइस एज कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? हिंदी में कहेंगे हिमयुग। हिमयुग, आपने एक मूवी भी देखी होगी वो आइस एज वाली। तो आइस एज जो है वो हिमयुग के बारे में बताता है हमें। ठीक है, जब पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, पूरी पृथ्वी हमारी, पूरी अर्थ हमारी बर्फ से ढकी हुई थी, इसको हम आइस एज कहते हैं। और ये काल जो है 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 साल पहले तक, लगभग 20 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक 19,90,000 साल तक, 19,90,000 साल तक ये प्लीस्टोसीन काल चला है, जिसको हम लोग आइस एज या हिमयुग की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में आया होलोसीन। होलोसीन की शुरुआत 10,000 साल से पहले हुई है, 10,000 वर्ष पूर्व में, और ये अभी चल रहा है। वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? वर्तमान में होलोसीन चल रहा है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये प्लीस्टोसीन क्या है, होलोसीन क्या है, आइस एज क्या है। तो इसके लिए आपको जियोग्राफिकल टाइम स्केल देखनी पड़ेगी। ये उन्हीं लोगों के समझ में आएगा जिन्होंने जियोग्राफिकल टाइम स्केल देखी है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं साधारण शब्दों में आपको बता दूं कि आज से लाखों हजारों साल पहले इस धरती पर चारों ओर बर्फ थी। कितने साल पहले की बात कर रहा हूं मैं? आज से, जो ईसा से 10,000 साल पहले की बात है। तो 20 लाख साल पहले आज से शुरू हुआ था हिमयुग, जिसको हम लोग प्लीस्टोसीन कह लेते हैं। अभी के लिए आप इतना समझें कि प्लीस्टोसीन काल जो है वो शुरू हुआ था 20 लाख साल पहले, और इसको आइस एज कहा जाता है। और उसके बाद में शुरू हुआ होलोसीन, जो अभी चल रहा है, और ये शुरू हुआ था 10,000 साल पहले। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो हमारा आइस एज है, क्वार्टनरी युग है, ठीक है, यहीं से माना जाता है कि धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति हुई। तो इसी चौथी अवस्था को हम 2 भागों में बांट देते हैं, अधिनूतन जिसको प्लीस्टोसीन कहते हैं, और अद्यतन जिसको होलोसीन कहते हैं। प्लीस्टोसीन होलोसीन से पूर्व 20 लाख साल और 10,000 साल पहले तक चला, और उसके बाद 10,000 साल पहले शुरू हुआ था होलोसीन, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद मानव धरती पर कब आया, तो इसका अभी भी एक पूरा कोई कंफर्मेशन हमें नहीं है। कई कई जगह ये माना जाता है कि मानव के धरती पर साक्ष्य 14 लाख साल से भी पहले के हैं। तो एग्जैक्ट रूप से तो हमें नहीं पता कि मानव धरती पर कब जो है आया, लेकिन फिर भी इसका प्रारंभिक इतिहास या साक्ष्य 14 लाख साल पहले से भी पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले अफ्रीका में मानव आया, फिर वहाँ से हमारे देश में आया। मतलब अफ्रीका में मानव का इतिहास हमारे यहाँ से पुराना है। सेट क्लियर? तो आप देखिए, ठीक है, तो मानव का इतिहास बहुत साल पहले का है। हमारे यहाँ भी आप देखेंगे लाखों साल पहले के मानव के साक्ष्य मिलेंगे आपको।
तो मानव धरती पर प्लीस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ और इसी समय हमारे कुछ और जानवर जैसे गाय, हाथी, घोड़ा ये भी हुए। तो आज के हमारे ये कुछ कॉमन से एनिमल जो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास, इनका भी क्लियर, इनका भी उतना ही पुराना इतिहास है। ये तो शुरुआत है, अभी हम समझेंगे आगे धीरे धीरे। तो मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशिएशन काल में संचय पत्थरों और औजारों से मिलता है। इसका काल 2,50,000 ईसा पूर्व रखा जाता है। इसके साथ भारत में पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन काल में हुआ। मतलब हमारे यहाँ भी हिमयुग में, आइस एज में इस प्रकार के साक्ष्य हैं कि मानव का साक्ष्य जो है धीरे धीरे हमारे यहाँ से मिलना लगा है और मानव का उद्भव हमारे यहाँ हो चुका था इस काल में। पत्थरों के औजारों के संबंध के साथ अगर देखें तो मानव के अवशेष जो अफ्रीका से मिले हैं वो 26 लाख वर्ष पुराने। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हम लोग खोज ही रहे हैं। अभी हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं कि वास्तविक रूप से मानव कितना पुराना है। मेरी बात समझ में आई आपको? अभी वास्तविक रूप से हमें नहीं पता कि ये कितना पुराना है, लेकिन अभी भी इस मामले में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो तो पाषाण काल है। हमें ये समझना है कि किस प्रकार से शुरुआत में मानव ने, ठीक है, शिकार करना शुरू किया, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया और हमें कहाँ कहाँ से पता चला कि वो भारत में भी रहता था आदिम मानव। तो आदिम मानव भारत में भी रहता था। कहाँ रहता था, किस प्रकार से शिकार करता था, किस प्रकार कहाँ से आवास करता था, कहाँ से इसके साक्ष्य मिले, इसको समझें। तो पूरा पाषाण, जिसको मैंने आपको अभी बताया पेलियोलिथिक, शुरुआत में ही बताया पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 पाषाण काल की हमारी स्टेज है। तो ये जो पूरा पाषाण काल की संस्कृति है, इसके अवशेष हमारे यहाँ पर सोहन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में बोलन नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी, आपको पता है नर्मदा की घाटी से भी हमें प्राचीन मानव के अवशेष मिले हैं। भोपाल के पास भीमबेटका को आप जानते होंगे, भीमबेटका जो गुफाएं, वहाँ से हमें चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए। गुफाओं में चित्रकारी, रॉक पेंटिंग, इससे हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में जब पत्थर का युग चल रहा था, पाषाण काल चल रहा था, जब मानव पूरी तरीके से पत्थरों पर निर्भर था अपने पूरे शिकार आदि सब के लिए, तो वो हमारे यहाँ पर भी था। कैसे पता चला? क्योंकि हमें कुछ इन गिने चुने स्थानों से सोहन घाटी में, बोलन घाटी में, नर्मदा घाटी में और भोपाल के पास भीमबेटका में ऐसे अवशेष, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि यस, वो पुराना मानव हमारे देश में भी था। देखिए, अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राचीन इतिहास को लेकर, खासकर जब हजारों लाखों साल पहले की बात होती है, तो हमारे पास बहुत विकल्प सीमित होते हैं, ठीक है। और इस दिशा में लगातार हमें प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एग्जैक्टली क्या हुआ था ऐसे पता नहीं चलता। हम कुछ सीमित विकल्पों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा था, और फिर हम क्या करते हैं, जगह जगह पर मिले हुए अवशेषों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार से रहता था, किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करता था। जैसे हम भीमबेटका में जाएं तो वहाँ के चित्रों को देखकर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो कितने पुराने समय में भी मानव यहाँ पर रहता था, दूसरा वो किस प्रकार का जो है आचरण करता था, कैसे अपने खाने के संसाधनों को जुटाया करता था, ये हमें पता चलता है, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं होगा। पूरा पाषाण काल के औजार जो है वो छोटा नागपुर के पठार से मिलते हैं, जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। तो इसके अलावा छोटा नागपुर का जो पठार है हमारा, वहाँ से भी आपको लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के कुछ औजार मिल रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर भी कुछ लोग रहा करते होंगे उस समय में। 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के औजार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से
55 किलोमीटर दूरी से मिलते हैं। मतलब इस काल में जब होलोसीन की शुरुआत हुई, प्लिस्टोसीन समाप्त हुआ, उस काल के भी कुछ हमारे पास अवशेष इन जगहों पर मिले हैं। बात समझ में आई आपको? तो आपको एक सीक्वेंस में समझना पड़ेगा कि जब मानव की उत्पत्ति हुई तो वो कौन सा काल हुआ, उसको हम कहते हैं पुरापाषाण काल। सीधी सी बात है। और उस पुरापाषाण काल में हम लोग 3 भाग में बांटते हैं उसको। निम्न पुरापाषाण काल मतलब लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण मतलब मिडिल पैलियोलिथिक, और उसके बाद में आता है उच्च पुरापाषाण काल मतलब अपर पैलियोलिथिक। तो एक एक करके हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्व पाषाण या पुरापाषाण काल है ना, इसके जो उपकरण है उसको हम भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा लोअर, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल मतलब मिडिल, और तीसरा है उच्च मतलब अपर पैलियोलिथिक। ये 3 भागों में आप पाषाण काल को, पूर्व पाषाण काल को बांट सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इस प्रकार के कुछ हथियार हैं, नुकीले पत्थर के नुकीले औजार, जिससे कि वो शिकार किया करता था। अब जानवर को मारने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज इसलिए होते हो क्योंकि आप आज के संदर्भ में देख रहे हो। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर हमें शिकार करना हो तो हमारे पास कई ऑप्शन है। उस समय मानव के पास कुछ भी संसाधन नहीं हुआ करते थे, और ना तो वो पढ़ना लिखना जानता था, ना वो सभ्य था, वो जंगली था, ठीक है, वो जंगली था, वो एक जगह पर नहीं रहता था, और जो मिलता था उसको खा जाता था। मेरी बात समझ में आई आपको? जो मिलता था उसे वो खा लिया करता था, उसका वो प्रयोग कर लिया करता था। मुख्य रूप से ये मानव किस पर निर्भर था? आखेट पर। आखेट का मतलब होता है शिकार। वो मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर हुआ करता था, और इस शिकार में उसकी सहायता करते थे ये पत्थर के औजार। पाषाण काल बोलने का मतलब यही है कि ये वो पत्थर के औजार हैं जो मानव को सहायता करते थे उसके शिकार में, उसके खाने को बटोरने में, जुगाड़ने में, ये सब थे। तो सबसे पहले जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसका हम अगर देखें तो कहाँ कहाँ से हमें मिला है। इसके जो उपकरण हैं निम्न पुरापाषाण काल के, वो सोहन नदी मतलब सिंधु नदी की छोटी एक सहायक नदी है, सोहन नदी की घाटी से प्राप्त हुए। इसी के कारण इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो सोहन घाटी या सोहन संस्कृति जो है, यहाँ से हमें पता चलता है कि उस जमाने का मानव यहाँ कहीं रहा करता था, क्योंकि उस जमाने के उपकरण हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है। जैसे आज मान लीजिए कि हम कहीं पर खुदाई करें, और खुदाई करने के बाद में हमें कोई उपकरण मिले, और हमें पता चले कि ये उपकरण आज से लाखों साल पहले उपयोग किया जाता था, तो इससे क्या होगा? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पर भी लाखों साल पहले भी मानव रहते थे, ठीक है। हमारे पास में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा संसाधन या विकल्प नहीं है जो हमें बता सके कि उस समय क्या हुआ था। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है जिससे हम देख सके कि क्या हुआ था। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया? हमने खोदा, और खोदने से हमें कुछ उपकरण मिले, और ये उपकरण इस काल के थे। क्योंकि हमने जितनी भी जगह खुदाई की तो उससे हमें जब पता चला कि उस प्रकार के उपकरण जो उस समय में थे वो कैसे थे, उससे हमने अंदाजा लगा लिया कि सोहन नदी घाटी में भी निम्न पुरापाषाण काल में मानव रहा करता था, ठीक है। इसके साथ इस काल में जो मनुष्य के प्रमुख हथियार थे वो थे पेबुल, चॉपर, चॉपिंग उपकरण, मतलब इस प्रकार के काटने वाले, ठीक है, छीलने वाले, इस प्रकार के कुछ उपकरण जो उस समय में मानव प्रयोग में लाता था, वो हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा देखो पेबुल क्या होता है? पेबुल पत्थर के वो उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। तो कहीं पर लगातार अगर पानी बहेगा, ठीक है, पानी से बहाव अगर होगा तो आप देखेंगे कि पानी अच्छे से अच्छे कठोर शिला को, पत्थर को भी काट देता है।
ठीक है, तो पानी के बहाव से जो पत्थर या उपकरण, ठीक है, क्या हो गए, रगड़ खाकर चिकने और सपाट एकदम फ्लैट हो गए, ऐसे उपकरण पेबुल कहलाते हैं। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पेबुल क्या होता है, तो पेबुल एक प्रकार का पत्थर का औजार है, सीधा सीधा। जस्ट मेक इट सिंपल, बिल्कुल भी अपने दिमाग में कोई लोड नहीं लेना, साधारण शब्दों में समझना। अच्छा, पत्थर के औजार हुआ करते थे और ऐसे औजार हुआ करते थे जिससे कि जानवरों को मारा जा सकता था। और ऐसा क्यों किया जा सकता था? क्योंकि वो एकदम चिकने, सपाट और नुकीले हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया उपकरण हमारे पुरापाषाण। चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था, और पेबुल से ही चॉपर बनाया जाता था। ये थोड़ा बड़े आकार का उपकरण हुआ करता था। ठीक है, चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते थे, अर्थात पेबुल के ऊपर के दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी। तो अगर दोनों तरफ धार हो, पत्थर के दोनों तरफ धार हो, तो वो चॉपिंग हो गया। ठीक है, इस प्रकार के औजार कुछ हुआ करते थे। फिर आया मध्य पुरापाषाण। मध्य पुरापाषाण काल में आप देखोगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आया औजारों में, और ये जो विभाजन किया है कि मैंने बोला निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरा या उच्च पुरापाषाण काल, ये पत्थरों के जो औजार थे ना, इनके आकार से ही बदला है कि अब आकार में परिवर्तन होने लगा। अब क्या हो गया, इसमें कोर, फ्लैक और ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए। अब क्या हुआ, अब हथियार चेंज हो गए। अब समय के साथ तो होंगे ही सही। आज से 500 साल पहले अलग हथियारों का प्रयोग किया जाता था, 300 साल पहले अलग हथियारों का प्रयोग किया जाता था, आज अलग प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप बंदूक को देखो तो आज से लगभग 100 साल पहले की बंदूकें अलग होंगी, और उसके बाद 50 साल पहले की बंदूकें अलग होंगी, और आजकल हाईटेक गन्स आ गई हैं। ठीक है, तो आज जो बंदूकें हैं उनमें बहुत परिवर्तन आया है। तो उस प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनमें भी परिवर्तन आ रहा था। मानव धीरे धीरे जब सीखता जा रहा था, तो धीरे धीरे उसके उपकरणों में भी परिवर्तन आ रहा था, उसके हथियारों में भी परिवर्तन आ रहा था। मेरी बात समझ में आई आपको? और इसीलिए ये मध्य पुरापाषाण काल में क्या आ गए, चॉपर, और इनकी जगह कोर, फ्लेक और ब्लेड के उपकरण आ गए। इस काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्ट्जाइट पत्थर से किया गया है। तो क्वार्ट्जाइट आपको पता है कि कठोर होता है, तो इससे जो है इसका निर्माण किया जाता था। इस काल के उपकरण में आप देखोगे महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम आपने सुना होगा जो बहुत फेमस है अपने खनिजों के लिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास, बोलन घाटी इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं और सोन नदी की घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में व्यास आदि सिरसा घाटियों में भी आपको ये सारे के सारे उपकरण प्राप्त होंगे। तो धीरे धीरे मानव के उपकरणों में परिवर्तन आया, और अब आ गया उच्च पुरापाषाण, या हम जिसको क्या कहेंगे, अपर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक काल में जो प्रमुख उपकरण था वो था ब्लेड। पतले तथा सक्रिय आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं, तथा जो अपनी लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगुना होगा। ये ऐसा अपनी लंबाई में चौड़ाई से डबल होगा, इसको हम ब्लेड कहते हैं। हमारे आज भी आप देखते हो ब्लेड होती है जिससे कई लोग शेव वगैरह करते हैं ना, ऐसी लंबी सी होती है एकदम फ्लैट। तो ब्लेड के आकार के ब्लेड, अब यहाँ पर क्या हो गया, पत्थर की ब्लेड बनाई जाने लगी। इस काल के उपकरण आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बाघोर मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, और ऐसी कई जगह पर, ठीक है, आपको इस काल के उपकरण मिलेंगे। मतलब अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि हम लोग कैसे इसको याद करें या कैसे हम इसको समझें, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका दे देता हूँ। सिंपल तरीका कैसे, कि जब आपने शुरुआत से कहाँ से की, शुरुआत कहाँ से की, आपने शुरुआत की मानव के शिकार करने से। सीधी सी बात है कि शुरुआत में मानव कोई अनाज तो पैदा नहीं करता था, स्वाभाविक सी बात है कि वो जानवरों को मारकर खाता था।
तो जानवरों को मारने के लिए हथियारों के रूप में प्रयोग किसका करेगा? पत्थर के औजारों का। तो इसीलिए हमारा वो पाषाण काल हो गया, स्टोन एज हो गया। क्योंकि पत्थर के जो वो औजार हैं समय के साथ हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, तो अलग अलग एज हो गई। सबसे पहले अलग प्रकार के हथियार थे तो पूरा पाषाण हो गया, फिर दूसरे प्रकार के हो गए तो मध्य पाषाण हो गया, फिर अलग हो गए तो हमारा ये उच्च पूरा पाषाण हो गया। तो कुल मिला के है तो पत्थर के ही औजार, और इन्हीं औजारों से वो शिकार किया करता था अपने लिए। आगे समझ में? यही चीज समझना है आपको। इस प्रकार से उसने अपना काम चलाया। अब ऊपरी या उच्च पुरापाषाण अवस्था में आर्द्रता कम हो चुकी थी। इस युग में आप देखेंगे कि बहुत प्रमुख सारी विशेषताएं आपको दिखेगी। एक तो नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप में होमोसेपियंस का उदय। अब यहाँ पर होमोसेपियंस हमें दिखाई देता है। तो धीरे धीरे पुरापाषाण काल में जो मानव, ठीक है, सिर्फ शिकार किया करता था और कुछ भी नहीं करता था, अब धीरे धीरे आप देखोगे कि वो क्या करने लगेगा? अब वो पशुपालन करने लगा, जानवरों को पालने लगा। तो मध्य पाषाण काल से, मेसोलिथिक एज से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं कि अब मानव जानवरों को पालने लगा, और इस प्रकार से अब परिवर्तन इसमें आने लगा। 9000 साल पहले, ठीक है, उच्च पुरापाषाण का अंत हो गया, और इसी के साथ आइस एज भी समाप्त हो गया, हिमयुग भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पर हमारा मध्य पाषाण शुरू होता है। ऐसे में जब हिमयुग समाप्त हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा। जलवायु कैसी होने लगी? जलवायु गर्म होने लगी। गर्म जलवायु हो गई, शुष्क हो गई, ड्राई हो गया क्लाइमेट। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में भी परिवर्तन हुआ। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे आपको पता है कि जीव जंतुओं में, मानव में, सब में परिवर्तन होते हैं। तो जब हिम युग से, आइस एज से हम वापस गर्म, ठीक है, युग में आए, जब फिर से टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ने लगा, धीरे धीरे शुष्क होने लगा, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्लाइमेट ड्राई होता जाता है, तो शुष्क हो गया, और इससे परिवर्तन आए बहुत सारे। मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हो गया। अब मध्य पाषाण युग के जो लोग थे वो शिकार करके, मछली पकड़ के, खाद्य वस्तुएं बटोर कर अपना पेट भरते, और आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे। एक सिंपल सा लॉजिक। सुधार तो होगा ना, सुधार तो होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे आप अपने आप को ले लो, ठीक है, आप अपने आप को ले लीजिए। मान लीजिए कि आप बहुत गरीब परिवार से कोई बिलोंग करता है, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो उनके घर में बिल्कुल खाने की भी कमी है, बहुत कम खाना आ पाता है, और बड़ी मुश्किल से परिवार अपना पेट भरता है। ऐसे में कोई परिवार का सदस्य अपनी मेहनत और लगन से किसी बहुत बड़े पद पर चले जाए, और अचानक से परिवार की आय बहुत ज़्यादा हो जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? अब परिवार छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होगा। अब परिवार में आप देखेंगे कि कपड़े जो हैं वो पहनने का लेवल, स्तर अलग हो जाएगा। अब वो लोग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करेंगे, अलग प्रकार के परिधान होंगे, थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहनने लगेंगे, ठीक है। घर में आप देखेंगे कि दूसरे सुविधाओं के सामान आ जाएंगे, ठीक है, मतलब घर में टीवी, फ्रिज आदि सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर 2 व्हीलर आती है, फिर 4 व्हीलर आती है, फिर एक बड़ी गाड़ी आ जाती है। तो धीरे धीरे परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? तो जैसे जैसे मानव को भी नए नए स्कोप मिले, नया नया स्कोप मिला, नए नए अवसर मिले, तो उसमें भी परिवर्तन आया। अब मानव शिकार करने के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा, और जब पशुपालन करने लगा तो बहुत कुछ सुधर गया उसका जीवन, ठीक है, उसके जीवन में काफ़ी हद तक सुधार आ गया। इसके साथ मध्य पाषाण युग के जो विशिष्ट औजार हैं वो सूक्ष्म पाषाण के, पत्थर के पतले और छोटे औजार हो गए, माइक्रोलिथिस हो गया। मतलब अब जो औजार थे वो और छोटे हो गए, पत्थर के पतले और छोटे औजारों का प्रयोग अब मानव करने लगा। तो धीरे धीरे मानव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर आया। आप देखो, राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में हमें ये स्थल दिखाई देंगे मध्य पाषाण के। कहाँ पर? राजस्थान में, दक्षिण उत्तर प्रदेश में, मध्य पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में मिलेंगे आपको कृष्णा नदी के आसपास। तो ये जो औजार थे, ये जो हथियार थे, इसके आपको राजस्थान के बागोर में,
ठीक है, भली भांति यहाँ पर इनका उत्खनन किया गया है और यहाँ पर जो बस्ती मिली है वो 5000 साल पहले पूर्व की मानी जाती है। बागोर में यहाँ पर हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो समझ में आया आपको धीरे 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 किस प्रकार के परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं। कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं आप, सिर्फ एक चीज़, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, लगातार चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको इतिहास में और आगे ले जाऊंगा, हम अभी पाषाण काल स्टोन एज की बात कर रहे हैं, फिर ताम्र पाषाण काल आएगा, धातु युग आ जाएगा, तो फिर मनुष्य पत्थर के अलावा धातुओं का प्रयोग करने लगेगा, धीरे धीरे लोहे आदि का आविष्कार हो जाएगा, तो मानव और ज़्यादा सभ्य हो जाएगा। फिर उसके बाद में मानव की स्थायी बस्तियों के रूप में हमें जनपद, नगर, कस्बे, राजा और पूरी एक संरचना दिखाई देगी। धीरे धीरे भूमि के लिए लड़ाई शुरू होने लगेगी, राजा आपस में लड़ने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन, अलग अलग प्रकार की नीतियां दिखाई देने लगेंगी, स्थायी सेना दिखाई देने लगेंगी और बस धीरे धीरे मानव का विकास होता जाएगा। यही तो समझना है। ठीक है, अब इसमें हम देखें मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जानवरों को कहाँ पाला जाता था, पशुपालन भारत में कहाँ पर होता था, इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से, ठीक है, और हमें मिलेंगे बागौर से राजस्थान में, यहाँ से आपको ये मिलेगा। फिर इसका समय कहाँ है, 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। मध्य पाषाण काल मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक लगभग ये बना रहा और इसके बाद में फिर आया नवपाषाण काल। ठीक है, तो प्राचीनतम कलाकृतियों पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो चित्रकला की शुरुआत, ठीक है, चित्रकला का विकास अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पुराने चित्र हैं। उस जमाने का मानव भी चित्र बनाया करता था, पेंटिंग किया करता था। मेरी बात समझ में आई आपको? उस जमाने का चित्र बनाया करता था। इसमें आप मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वो इस समय में बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी ये एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, क्योंकि यहाँ से हमें उस जमाने के मानव के द्वारा बनाए गए चित्र आज भी गुफाओं में दिखाई देंगे। इसको शैल चित्र कहते हैं, गुफा चित्रकारी कहते हैं। भीमबेटका है कहाँ? मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में आपको मिलेगा। यहाँ की कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पशु एवं पक्षी है। पशु और पक्षियों की चित्रकारी या आकार आकृतियाँ ज़्यादा है, जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। तो जिन भी पशु पक्षियों का शिकार उस समय का मानव करता था, उन पशु पक्षियों की उसने क्या की? चित्रकारी की। उन पशु पक्षियों की क्या की? पेंटिंग बना दी। बात समझ में आई आपको? तो धीरे धीरे चित्रकारी भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। गुफा में अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी को इन चित्रों में नहीं पाया गया, क्योंकि यह चित्र अवश्य ही आखेट या खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, तो अनाज तो उस समय उत्पादन नहीं होता था, शिकार होता था और खाद्य संग्रहण हुआ करता था। इन्हीं पर आश्रित थी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बोलन घाटी या बेलन घाटी में, विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर में और नर्मदा नदी की घाटी में मध्य में आपको पुरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक के बाद देखने को एक मिलेगी आपको। वहाँ पर निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, तीनों अवस्थाएं मिलेगी। और उसके बाद में जो नवपाषाण संस्कृति आई, नियोलिथिक, तो नवपाषाण संस्कृति में आप देखेंगे लोह युग का आरंभ 1000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। तो आ जाओ हमारा नवपाषाण या नियोलिथिक। अभी तक हमने क्या क्या समझा? ठीक है, अभी तक हमने समझा कि भारत में भी प्राचीन मानव था। अगर मैं एक समरी के तौर पर आपको बताऊं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे देश में भी प्राचीन मानव के साक्ष्य अलग अलग जगह से मिले हैं, और वो प्राचीन मानव अलग अलग जगहों पर अलग अलग काल से संबंधित था। कहीं पर पुरा पाषाण काल का मानव भी था, कहीं पर मध्य पाषाण काल का था, कहीं पर निम्न पाषाण काल का मानव मिला हमें, कहीं पर हमें जो है अलग प्रकार के औजार मिले, कहीं पर अलग प्रकार के मिले। इस सब से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि भारत में एक जगह पर ये सब कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर
शोध, रिसर्च, खुदाई आदि करनी पड़ेगी, तब जाकर आप किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे कि भारत में प्राचीन काल में मानव किस प्रकार से सब जगह पर रहा करता था, विचरण करता था, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था थी, खाने के लिए क्या करता था। ठीक है, तब का मानव, ठीक है, हमारी तरह एकदम सभ्य नहीं हुआ करता था, वो जंगली था। तो जहाँ जगह मिल जाती थी वहाँ रह लेता था, और जैसा कि मैंने कहा कि जो मिलता था उसको खा लिया करता था, और इसके लिए जो चीज़ उसको लगती सही वो प्रयोग में ले आता था। ठीक है, ये चीज़ तो क्या हो गई, ये तो पाषाण काल की हो गई। अब नव पाषाण काल, नियोलिथिक में आप देखोगे कि अब मानव सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन क्या हुआ कि मानव अब खेती करने लगा। हालांकि उस समय का मानव बहुत कम उपजा पाता था, बहुत कम, जितने में उसका पेट भी ठीक से नहीं भर पाता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मानव खेती करने लगा, और कृषि बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मानव खेती करने लगा और पैदा करने लगा अनाज, तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि अब उसे घूमने की ज़रूरत नहीं रही खाने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे घर में खाना रखा है, तो मैं उस खाने को खा के अपना पेट भर लूँगा, और अगर घर में खाना नहीं है तो मैं उसके लिए बाहर जाऊँगा और तलाश करूँगा कहाँ पर खाना मिलेगा। तो पहले का मानव घूमता रहता था खाने की तलाश में, लेकिन जब खेती करने लगा तो उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब एक ही जगह पर उसकी उदर पूर्ति होने लगी, उसका पेट भरने लगा। और इससे परिवर्तन क्या हुआ, इससे ये परिवर्तन हुआ कि अब वो स्थायी हो गया। धीरे धीरे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब घूमने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर मिल जाएगा खाना, तो स्थायी हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्वव्यापी संदर्भ में, पूरे विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल का आरंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है, जबकि भारत में, हमारे यहाँ उपमहाद्वीप में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ का नाम सुना होगा आपने, यहाँ से सबसे पुराना साक्ष्य यहाँ का मिला है, लगभग 7000 ईसा पूर्व। मतलब हमारे यहाँ नवपाषाण काल कब शुरू हुआ, हमारे यहाँ पर नवपाषाण काल लगभग 9000 साल पहले नहीं, 7000 साल पहले पूर्व, जबकि विश्व में ये 9000 साल पहले शुरू हुआ। मतलब विश्व में खेती के साक्ष्य 9000 साल पहले के भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ 7000 साल पुराना कोई खेती का साक्ष्य नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है अभी हमें मिला ना हो सकता है कि भारत में भी आपको 7000 साल पहले से कोई साक्ष्य मिल जाए कि खेती होती थी, पर अभी तो नहीं मिला। अभी सबसे पुराना जो इतिहास जो है वो 7000 साल पहले का मेहरगढ़ से, जो पाकिस्तान में वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में। तो हमारे यहाँ का सबसे पुराना जो साक्ष्य है वो 7000 साल पहले का है। 5000 ईसा पूर्व के लोग मृद भांडों का प्रयोग नहीं करते थे। तो अगर आज से 5000 साल पहले मैं आपको ले जाऊं तो वे लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, और विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों में स्थित जो नवपाषाण के स्थल हैं जो हमारे पुराने, वहाँ 5000 ईसा पूर्व, और दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थल 2500 ईसा पूर्व के। तो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर ये शुरू हुआ है, कहीं पर थोड़ा पहले हो गया, कहीं पर थोड़ा बाद में हुआ। जैसे कि पहले कहीं पर सड़क बन गई, और सड़क बनने के बाद में वहाँ पर उद्योग आ गए, वहाँ पर आधुनिक जो है संरचनाएं पहले आ गई, कहीं पर बाद में आई। तो वो तो समय अलग अलग हो सकता है कि कहीं पर ये साक्ष्य पुराने हैं, कहीं पर नए, लेकिन फिर भी भारत में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिलेगा, इससे पुराना नहीं है हमारे पास। फिलहाल तो नवपाषाण काल में पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। अब जो है पत्थर के औजार और बढ़िया होने लगे, और इनमें पॉलिश करके इनको और बेहतरीन बनाया गया। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ियों, एक्स का भी उपयोग किया जाता। अब पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसके साथ नवपाषाण काल में उत्तर पश्चिम तथा कश्मीर की संस्कृति में गर्तावास, मृदभांड की विविधता, पत्थर तथा लकड़ी के औजार और सूक्ष्म पाषाण का पूर्व अभाव था। ये सारी चीज़ें उस समय में नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज होम, जो भुर्ज वृक्ष का स्थान है, तो आपको कश्मीर में श्रीनगर के उत्तर में स्थित बुर्ज होम मिलेगा।
यहाँ पर नवपाषाण युग के लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और ये शिकार और मछली पर जीते थे तथा खेती से भी परिचित ये हुआ करते थे। इसके अलावा गुफा कराल, जिसका अर्थ कुम्हार की गुफा है, यहाँ से भी हमें पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक तो हो गया बुर्जहोम, एक हो गया गुफा कराल, फिर भारत में चिरांद, बिहार में है चिरांद, चिरांद बिहार में स्थित है वर्तमान में, ठीक है। तो चिरांद एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर हड्डी के अनेक उपकरण मिले। यहाँ से हिरण के सींग के उपकरण मिले तथा परवर्ती नवपाषाण प्रवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए गए हैं। चिरांद बिहार के पटना जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित है पश्चिम दिशा में। तो बड़ी बात क्या है कि चिरांद से हड्डी के उपकरण भी मिले। तो मैंने आपको कहा ही था कि धीरे धीरे परिवर्तन सभी चीज़ों में, ठीक है, औजार आदि सभी में हुआ। मेहरगढ़ में बसे नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। ये कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे और गेहूं, जौ और रुई का उत्पादन करते थे। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कृषि शुरू हो गई, खेती करने लगा मानव, अनाज उत्पादन करने लगा, तो सीधी सी बात है कि अब स्थायी हो गया, अब वो स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा। तो यहाँ पर आप देखो कि ये लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। मतलब जब इंसान नवपाषाण युग में आया, खेती करने लगा, स्थायी हुआ, तो घर भी बना लिए। पहले का मानव तो गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहा करता था और गुफाओं में कहीं भी जहाँ जगह मिले वहाँ रह लेता था। लेकिन बाद में वो जब अनाज पैदा करने लगा तो घर बना लिया। अब मानव के पास होम स्वीट होम आ गया, ठीक है, घर आ गया उसके पास में। नवपाषाण युग के सेल्ट, कुल्हाड़ी या सुले, छेनी आदि औजार, तो उस समय के जो औजार हैं वो उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार आदि जगह से हमें मिले। समझ में आया? 9000 साल पहले से 3000 साल पहले के बीच पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी विकास हुआ, जिससे खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन कौशल विकसित हुए। तो हमारी अपेक्षा पश्चिम में, ठीक है, हमारी अपेक्षा पश्चिम में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा जल्दी प्रगति हुई, ये बात तो सही है। अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो वहाँ पर 9000 से 3000 साल के बीच में, आज से पहले लगभग 6000 साल के दौरान वहाँ पर भारी मात्रा में तकनीकी विकास हो गया। इससे वहाँ के लोग खेती करने लगे, बुनाई करने लगे, कुंभकारी करने लगे, मतलब बर्तन आदि बनाने लगे, भवन निर्माण करने लगे, पशुपालन करने लगे और लिखने पढ़ने लगे। तो पश्चिम एशिया का विकास हमारी अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको? इसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी जो है शताब्दी के पहले हुआ। मतलब हमारे यहाँ पर ये शुरू हुआ 6000 वर्ष पूर्व, ठीक है, हमारे यहाँ पर नवपाषाण युग 6000 साल पहले के आसपास शुरू हुआ। इस समय चावल, गेहूं, जौ आदि प्रमुख फसलें पैदा की जाने लगी। तो धीरे धीरे मनुष्य चावल पैदा करने लगा, जौ पैदा करने लगा और गेहूं पैदा करने लगा था, ठीक है। प्रस्तर युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी कि वो पूर्णतः पत्थर के औजारों और हथियारों पर आश्रित थे। अब ये तो सबसे बड़ी बात है। अगर हम इस काल को पाषाण काल कहते हैं तो पाषाण काल कहने का हमारा अर्थ या हमारा कारण ही यही है क्योंकि इस समय का मानव पत्थरों पर ही निर्भर था। तो पत्थरों के औजारों पर निर्भर था, आश्रित था। ये उसकी सबसे बड़ी लाचारी थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, इसीलिए पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर वो बस्ती नहीं बसा सकता था। मतलब ऐसे इलाकों में जहाँ पर पत्थर नहीं उपलब्ध हैं, जहाँ पर गुफा और ये सब नहीं है, तो वहाँ पर वो नहीं रह सकता था। जैसे आजकल तो मानव आपको सभी जगह दिख जाएगा। हम पहाड़ पर भी रहते हैं, हम मैदानों पर भी रह लेते हैं, हम नदी घाटी में भी रह लेते हैं, पठार पर भी रह लेते हैं, द्वीपों पर भी रह लेते हैं, रेगिस्तान में भी रह लेते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन उस समय के मानव के पास में इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। तो अगर आप आरंभिक काल में देखोगे, जैसे भीमबेटका, ये जितने भी पुराने पाषाण काल के स्थल हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ियों और पर्वतों के आसपास मिलेंगे आपको। इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे ज़्यादा दूर जाता तो अपना अस्तित्व ही बरकरार नहीं रख पाता।
ठीक है। धीरे धीरे बाद में जब हम लोगों ने लोहे और आदि सब का आविष्कार कर लिया तो हम जंगलों को साफ करने लायक बन गए और उन जंगलों को साफ करके मैदानी भागों में हम बसने लगे और वहां पर खेती करने लगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो उस समय तो उसकी लाचारी थी कि वो पहाड़ी इलाकों से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। इसके बाद में आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखो, हमने एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग बाद में आए हैं थोड़ा सा एक रिवीजन, क्विक रिवीजन मैं आपको बता दूंगा। तो आद्य ऐतिहासिक में क्या हुआ कि इसमें पाषाण युग समाप्त हो गया, उसके बाद में धातुओं का युग शुरू हुआ। अब पत्थर से शिफ्ट हो गया, मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करने की जगह अब धातुओं का प्रयोग करने लगा और इससे लाइफ कहीं ज़्यादा आसान हो गई। अब मानव का जीवन आसान होने लगा क्योंकि वो धातुओं का प्रयोग करने लगा और इसीलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। इसमें आप देखो कि हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति आदि यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जैसे कि आपने देखा है कि हड़प्पा संस्कृति अपने आप में कितनी ज़्यादा विकसित होगी। ठीक है, आप देखिए कि हड़प्पा संस्कृति किस प्रकार से विश्व में सबसे ज़्यादा विकसित उस समय की सभ्यता अपनी मानी जाती है, नगरीय सभ्यता। तो वो कैसे हुआ, उसके पीछे कारण यही था कि अब मानव के पास में धातु युग आ चुका था। अब यहाँ पर आप देखो कि अलग अलग प्रकार के मृद भांड और आदि सब का प्रयोग वो करने लगा। तो एक क्विक रिवीजन अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हमने शुरुआत की थी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मानव का धीरे धीरे विकास होने लगा और जब होमो सेपियंस आया, कौन आया? आधुनिक मानव आया, जहां से हम मानव के इतिहास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम इतिहास को 3 भागों में बांट लेते हैं। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल वो था जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था मानव, ठीक है, और उस समय के कोई लिखित साक्ष्य नहीं है हमारे पास। फिर एक ऐसा काल आया जब मानव लिखना पढ़ना जानता था और लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि वो क्या जानता था। हमें नहीं पता चल पा रहा कि वो क्या जानता था, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य तो हैं पर हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये हो गया आद्य ऐतिहासिक। और फिर हमारा ऐतिहासिक काल जिसमें मानव लिखना पढ़ना जानता था और हमें पता भी है क्योंकि हम पढ़ सकते हैं उस समय का पूरा के पूरा विवरण। ये 3 काल में हमने बांटा और इस 3 काल में सबसे पहला काल था ये वाला जिस पे हमने आज चर्चा की। आज हम इस काल में थे जब मानव न तो लिखना जानता था, न सभ्य था, जंगली हुआ करता था, घूमता रहता था, शिकार करके पेट भरा करता था और उसके पास में एक ही चीज़ थी जो उसके काम आती थी, वो था पत्थर। इस काल को हमने क्या बोला? पाषाण काल बोला। और पाषाण काल में क्या हुआ कि पत्थर के औजारों में समय समय से परिवर्तन हुआ, इसीलिए हम इसको 3 भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया वो कहलाया पूरा पाषाण, या हमने उसको क्या बोला? लोअर पैलियोलिथिक। जब आप दूसरी तरफ देखोगे कि जब उसके पास थोड़े अच्छे औजार आ गए पत्थरों के, तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने मध्य पूरा पाषाण बोल दिया। जब थोड़े अच्छे औजार हो गए तो ये हो गया मिडिल पैलियोलिथिक। और फिर उच्च पूरा पाषाण काल जिसको हमने बोला अपर पैलियोलिथिक। तो पूरा पाषाण काल के बाद में मानव मध्य पाषाण काल में आया जब वो शिकार से पशुपालन करने लगा। देखो अंतर क्या है, अगर आप समझना चाहें तो एक अंतर समझो कि ये वो काल है जब मानव शिकार पर निर्भर था, सिर्फ शिकार करता था। इस काल का मानव पशुपालन करने लगा, मतलब अब वो जानवरों को पालने लगा, और इस काल का मानव खेती करने लगा। ये देखो तो किस प्रकार की यात्रा हुई। मानव जो शिकार करता था वो धीरे धीरे जानवर पालने लगा और उसके बाद में खेती करने लगा और इससे उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आया। मेरी बात समझ में आई आपको? इसको कैसे समझेंगे हम लोग? ये मानव शिकार पर निर्भर है, ये मानव पशुपालन करने लगा है, और इस समय का मानव, और ये काल भी लिखा है, लगभग 50,000 साल पहले तक मानव जो है सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर रहा, कुछ भी नहीं। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की यात्रा। आज हम लोग जैसे देखते हैं ना कि हम लोग खेती करते हैं,
कृषि एग्रीकल्चर हम देखते हैं, बहुत सारी फसलें पैदा करते हैं। तो क्या आज से हजारों लाखों साल पहले भी ऐसा ही था? किस प्रकार से भारत में खेती की शुरुआत हुई, किस प्रकार से मानव ने खेती करना सीखा, ये सब हमें इसी इतिहास से पता चलता है। आ रहा है समझ में? समझ में आया सबको? किस प्रकार से ये पूरा के पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक का हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले का मानव 5 लाख से 50,000 साल पहले, लगभग 4.5 लाख साल तक, 4.5 लाख साल तक सिर्फ क्या करता रहा? शिकार करता रहा। उसके बाद का मानव पशुपालन करने लगा था और ये वाला काल लगभग 10,000 साल चला और उसके बाद में लगभग 30,000 साल तक उच्च पुरा पाषाण, और तीनों ही काल में पत्थर के ही औजार थे, इसलिए पाषाण काल। पाषाण काल बोलने का कारण क्या है? पाषाण काल बोलने का कारण है कि तीनों ही काल में पत्थर के ही औजार थे। और फिर मैंने आपको बताया कि इनमें का ये मानव भारत में कहाँ मिला, ये मानव हमारे यहाँ कहाँ मिला और ये मानव हमारे यहाँ कहाँ मिला। इस मानव के हथियार कैसे थे, इस मानव के हथियार कैसे थे और इस मानव के कैसे थे, ये वाले स्थान कहाँ हैं भारत में, ये वाले स्थान कहाँ पर हैं, ये सब हमने देखा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट बिल्डिंग था। पाषाण काल के बाद हम लोग आदि मानव की बात कर रहे थे और धीरे धीरे अब कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। अब जब धातु युग आया तो कैसे हम फिर उसके बाद विकसित होते गए, उससे क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आए, मानव के जीवन में, सभ्यता के जीवन में, ठीक है, किस प्रकार के परिवर्तन आए, बड़ी बड़ी सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, जनपदों का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई, आरंभ हुआ, वो हम देखेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 1:30 बजे एम लक्ष्मीकांत में आप लोग में जो पढ़ा रहा हूँ उस सेशन में आज 1:30 बजे हम लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 जो अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और बड़ा भी, ठीक है, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। और अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिए, CK लाइव रेफरल कोड यूज़ कीजिए और अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 में होगा और 2 साल का 57,600 में होगा, जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। फिर मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।